देखिए, हम लोग लॉर्ड लैंसडाउन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सेकंड फैक्ट्री अधिनियम 1891 के अंतर्गत आया था। ठीक है, और फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत होती क्या चीज़ें उसके बारे में, हाँ जी, फैक्ट्री एक्ट के अंदर प्रॉब्लम या फिर समस्याएं जो थी उसके अंदर रिमूव करने की कुछ बातें हुई थी, उसके बारे में बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्कर्स कार्य करते थे, उन वर्कर्स के टाइम आवर्स को लेकर, ठीक है, या उनके अलायंसेस को लेकर, ठीक है, उनकी सैलरी को लेकर बहुत सारी बातें ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में की गई थी। ठीक है, बेसिकली कि टाइम आवर्स, अब एक वर्कर अगर किसी फैक्ट्री में कार्य करने जा रहा है तो उसकी कोई समय सीमा नहीं थी। 18 घंटे 20 घंटे कार्य कर रहा है, और अगर एक्स्ट्रा कार्य भी कर रहा है तो उसको अलग से किसी भी तरीके का कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है ना। एक्स्ट्रा वर्क करने की एक्स्ट्रा वेजेस तो मिलना चाहिए ना, और वो होता भी है, तो उसको इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती थी। इस अधिनियम में चेंज किया गया था इस समय, तो फैक्ट्री अधिनियम इस समय आया था। ये बता रहा था मैं आपको कि शाही प्रांतीय और अधीनस्थ में सिविल सेवाओं का वर्गीकरण किया गया था। सिविल सेवा हम सुनते हैं कि सेंट्रल सेवा है, सिविल सेवा की बात जब करते हैं, लेकिन आज के समय में हम लोग देखते हैं बहुत पॉपुलरली अधीनस्थ सेवाएं भी चलती है। अधीनस्थ का मतलब स्टेट एग्जाम्स, जैसे आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस का एग्जाम देना है आपको। अब पीसीएस हर स्टेट में अलग अलग होता है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो अधीनस्थ एग्जाम की जो परंपरा थी, वो परंपरा कब से शुरू हो गई? वो इन्हीं के कार्यकाल से शुरू हुई थी। ठीक है, तो अधीनस्थ सेवाओं के जनक के फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है वो? लॉर्ड लैंसडाउन। लेकिन अगर सिविल सेवाओं के जनक के बारे में पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग, फादर कॉर्नवालिस। ठीक है, और अधीनस्थ सेवा का लॉर्ड लैंसडाउन। बस इतनी चीजों आप लोग को याद रखनी। भारतीय परिषद अधिनियम आया 1892 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय में ये हुई कि इस समय में अप्रत्यक्ष चुनाव जो थे वो शुरू हो गए, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, भारतीयों को किसी भी तरीके की कोई परमिशन पहले नहीं हुआ करती थी, भारतीयों को राइट्स नहीं थे, अधिकार नहीं थे कि वो ब्रिटिश द्वारा बनाई गई किसी भी तरीके की कमेटी, समिति या फिर भारत के अंदर जो भी संसदीय कार्रवाई होती थी उसका हिस्सा बने। ऐसा किसी भी तरीके का कोई उनको राइट नहीं था। ये राइट धीरे धीरे कब से मिलना शुरू हो गया? जब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। इस समय लगातार डिमांड चल रही थी। कांग्रेस याद है ना, 1885 में बनी थी। अब 1885 से लेकर 1890-92 तक इतना समय गुजर गया, और कांग्रेस की जो डिमांड्स थी वो बार बार यही थी कि हमको सीधा सीधा सिविल सेवाओं में ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए, तो अधीनस्थ सेवाएं शुरू करी गई। मजदूरों के लिए कार्य किया जाए तो फैक्ट्री अधिनियम आ गया, और बार बार डिमांड क्या की जा रही थी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा संसदीय गतिविधियों का पार्ट बनाया जाए, तो बना लिया गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन के फॉर्म में। इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया। ये शब्द जो था ये अभी नहीं आया था। ठीक है, चुनाव शब्द नहीं यूज होता था, लेकिन ये होता था कि चुने हुए लोग आएंगे, अब उनमें भारतीय भी होंगे कुछ। ठीक है, चुनाव, हाँ नहीं, भारत के अंदर कुछ काउंसिल्स होती थी ना, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था, बोर्ड ऑफ काउंसिल होता था, काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। इस तरीके की कमिटीज भारत में भी तो बनती थी, जिसको लीड कौन करता था? गवर्नर जनरल या वाइस राय करता था। ऐसी कमिटीज के चुनाव यहाँ पर शुरू हो गए। भारतीय परिषद अधिनियम है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट है, तो कहाँ पे? काउंसिल्स के अंदर भारतीयों की भर्ती होना शुरू हो गई, है ना। तो बेसिकली भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये वैसे तो संसद तो पूरी पार्लियामेंट ब्रिटिश में ही चल रही है ना, वहां पे होगी अपर हाउस लोअर हाउस, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ संसद नहीं है अभी। संसद तो बाद में बनी आज़ादी के समय, है ना। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान 1893 के बीच में एक रेखा खींची गई थी इस समय, जिसको डूरंट कमीशन के द्वारा किया गया था। डूरंट कमीशन ने इस रेखा को खींचा था, इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है? डूरंट रेखा कहलाती है, डूरंट लाइन कहते हैं हम उसको। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री क्या कहलाती है? डूरंट लाइन कहलाती है। ये लैंसडाउन के समय की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब भारत परिषद अधिनियम 1892 पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पीसीएस सीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिलहाल इस समय में काफी ज्यादा चेंजेस आए थे, तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। एक दो चीजें बस यहाँ पे देख लीजिए, जैसे बजट के ऊपर जो है चर्चा करने का अधिकार मिल गया था 1892 के एक्ट के अंदर। ठीक है, तो बजट के अंदर लोग चर्चा कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, सदस्य देख सकते हैं कि टोटल जो सदस्यों की संख्या है लगातार बढ़ा दी गई। जैसे 20 बंगाल से कर दिए गए, मद्रास से 20 कर दिए गए, बम्बई से 8, अवध से 15 और उत्तर पश्चिमी प्रांत से 15। ठीक है, तो ये 1892 में 14 सदस्यों में से कितने भारतीय थे? 5 भारतीय थे। ये हमको याद रखना
कितने भारतीय इसमें अपॉइंट हुए थे? 5 भारतीय अपॉइंट हुए। मतलब कहाँ भारतीय होते ही नहीं थे, अब एटलीस्ट एक आज तो दिखी कि 5 भारतीयों को अपॉइंट कर दिया गया। तो वो 1892 का काउंसिल एक्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद में लॉर्ड एल्गिन है। लॉर्ड एल्गिन का समयकाल देखें तो 1894 से 99 का समयकाल है पूरा का पूरा। बिरसा मुंडा बहुत पॉपुलर लीडर हैं जिनके बारे में बार बार बात होती है, अभी भी आप देख रहे हो राहुल गांधी जी विजिट किए हैं, है ना। अभी अपने दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा के बारे में बोला भी है, अपनी यात्रा के दौरान वो बात भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला भी है ऐसे लीडर जिनको हम खो चुके हैं, भूल चुके हैं, उनके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि जनजातियों का सबसे बड़ा विद्रोह चलाने वाले बिरसा मुंडा थे। जनजातीय विद्रोह, अंग्रेज लगातार दबा रहे थे जनजातीय लोगों को। जनजातीय लोग किस पे निर्भर होते हैं? जंगल पे, जंगल के हर एक रिसोर्सेज पे निर्भर होते हैं। जंगल की सारी लकड़ी काटने से लेकर हर एक तरीके का उपयोग वो उसी से करते हैं, खाना पीना सब घर उनका वहीं होता है। अंग्रेजों ने यहाँ हस्तक्षेप करना शुरू किया। जब अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया तो ये बिरसा मुंडा सामने आए और इन्होंने आके लड़ना शुरू किया। ठीक है, और अंग्रेजों से पूरा का पूरा मुंडा आंदोलन चलाकर या फिर मुंडा विद्रोह चलाकर यहाँ पर अंग्रेजों से जनजातीय विद्रोह के फॉर्म में जनजातीय लोगों के लिए यहाँ पर उन्होंने कार्य किया था। इसलिए इनको जनजातीय लोगों का भगवान भी कहा जाता है बिरसा मुंडा। ठीक है, बहुत पॉपुलर मूवीज भी बनी है इनके ऊपर। चीन और भारत के बीच सीमा का विभाजन करने की एक सम्मेलन हुआ और उसको रेखीकृत किया गया। कौन सी है चीन और भारत के बीच की सीमा? भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? अरे भारत और पाकिस्तान के बीच की हाँ, भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन पक्का? तो भारत चीन की कौन सी है? एक है मैकमोहन, एक है रेडक्लिफ, ये 2 रेखाएं, और एक अभी मैंने पीछे बताई डूरन लाइन। ये 3 ही तो याद रखनी होती है हमें, और कौन सा हमारी बहुत ज्यादा इतिहास में रेखाएं पड़ी हुई हैं जो हमें याद रखनी है। डूरन देख लिया ना, इंडिया अफगानिस्तान, ठीक है। अब मैकमोहन वाली कहाँ है? भारत पाकिस्तान का विवाद किस चीज को लेकर है? कौन सी रेखा को लेकर है? यही तो है, यही तो है, इसी को लेकर तो है विवाद, रेडक्लिफ को लेकर। याद रखो, छोटी छोटी सी चीजें पूछ ली जाती है। मैकमोहन है चाइना वाली, मैकमोहन को अपॉइंट किया गया था यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे क्या करा था, आगे चल के इंडिया और चाइना के बीच की रेखा को खींचा। ध्यान रखो छोटी छोटी चीजें, ठीक है। इस समय में एक अकाल आया 1896-97 के समय, प्रसिद्ध अकाल है, याद मत रखो, कोई जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। बस लायला कमीशन इस समय नियुक्त हुआ था, ये ध्यान रख लो। लायला कमीशन या फिर LOYALA, लायला कमीशन बोला जाता है इसको, ठीक है। लायला कमीशन क्यों नियुक्त हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। किस लिए नियुक्त हुआ था? अकाल की पूरी तरीके से पड़ताल करने के लिए, कि अकाल बढ़ा है तो देख लेते हैं अकाल में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो अकाल की पड़ताल करने के लिए यहाँ पे लायला कमीशन की नियुक्ति की गई। ठीक, 1897 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, चापेकर भाइयों द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों रैंड एंड एमहर्स्ट की हत्या कर दी गई। ठीक है, रैंड और एमहर्स्ट ये दोनों ब्रिटिश अधिकारी थे। इनसे नाराज होकर हमारे यहाँ पे चापेकर ब्रदर्स ने इन दोनों की हत्या कर दी थी। और ये इतिहास का कह सकते हो इनिशियल फेज था जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की हत्याएं करना शुरू करी। ठीक है, तो चापेकर ब्रदर्स ने किसकी हत्या कर दी थी? रैंड और एमहर्स्ट की। पूछा जाता है रैंड और एमहर्स्ट की हत्या करने वाले कौन थे? तो चापेकर बंधु, ठीक है, चापेकर बंधु बोला जाता है, उन्होंने इनकी हत्या करी। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीजें याद रखनी है, ज्यादा नहीं हमको डिटेल में जाना है। लॉर्ड एल्गिन सेकंड 94 से 99 का समयकाल, बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय, ठीक है, जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1899 से लेकर 1905 पूरा का पूरा जो समयकाल है, 99 से 5 तक का। अरे भाई बस 15 मिनट, ठीक। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन 99 से लेकर 5 का जो समयकाल है पूरा का पूरा, इस समयकाल के अंतर्गत अगर आप लोग देखेंगे, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट वायसराय ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंट्रोवर्सीज बहुत सारी। कंट्रोवर्सीज का मतलब इतनी ज्यादा इस समय में इन्होंने कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कार्य ऐसे किए हैं जिसकी वजह से भारतीय परेशान थे, है ना। उन कार्यों में सबसे बड़ा कार्य आप देख सकते हो क्या करा जाएगा, 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक है,
हो तो रहा है, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है कि क्या करूं। तुम लोग को तो सुनने में हो रहा है, मुझे तो बोलने में डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, समय करने को रह गया इनको, कोई बात नहीं, चलो 1-2 दिन का काम होगा, टकटका के खत्म करेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन सबसे कंट्रोवर्शियल माना जाता है। ठीक है, इस समय में बंगाल का विभाजन किया गया था। अभी बंगाल के विभाजन में थोड़ी चीजें बता दूंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले क्या क्या चीजें और हुई है। जैसे एंड्रयू फ्रेजर एक व्यक्ति हैं जिनके समय में, जिनके अंडर में 1902 में पुलिस कमीशन की नियुक्ति हुई थी, एक पुलिस आयोग बना। ठीक है, जिस पुलिस आयोग को आज के समय में भी, प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारी उसकी जो बातें हैं वो आज के समय में भी यूज की जाती हैं। ठीक है, पुलिस कमीशन, कहा नहीं जाता कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए पुलिस के कानून आज भी चलते हैं, ऐसा बोला जाता है ना, क्यों चलते हैं? यही कमीशन जो इस समय में बने थे, उनके द्वारा बनाए गए, कमीशन के द्वारा जो नियुक्ति की गई थी, ये एंड्रयू फ्रेजर, इन्हीं के द्वारा बनाई गई कई सारी चीजें आज के समय में भी चलती हैं। ठीक है, तो जैसे ड्रेसिंग सेंस हो गया, या फिर बूट कौन से पहनने, क्या पहनने हैं, पुलिस प्रशासन में कितने घंटे की नौकरी होती है, कब कब छुट्टियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वैसे तो पुलिस को छुट्टी मिलती नहीं है ना। तो ये सब जो समस्याएं या फिर बातें, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, वो इनके अधीन देखने को हमें मिले। और ऐसे कई सारे पुलिस कमीशन बनते रहे टाइम टू टाइम, जिसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय आयोग या यूनिवर्सिटी कमीशन कहा जाता है इसे। 1904 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। इस स्थापना को थोड़ा करंट से रिलेट करूं अगर मैं, तो आप ऐसे समझो, जेएनयू का नाम सुना है, दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। दिल्ली के अंदर अभी रिसेंट में क्या हुआ, वहां के जो हेड हैं, ठीक है, या चांसलर हैं, उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया कुछ चीजों पे। किस चीजों पे? प्रोटेस्ट के ऊपर, जो आंदोलन होते हैं उसके ऊपर बैन कर दिया गया। मतलब वहाँ जेएनयू के कैंपस के अंदर अब कोई आंदोलन नहीं कर सकता किसी भी तरीके का। स्टूडेंट को समस्याएं हैं, गवर्नमेंट से समस्याएं हैं, वहाँ के लोगों से समस्याएं, यूनिवर्सिटी से समस्याएं, प्रोटेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बल्कि ये स्टूडेंट्स राइट्स हुआ करते थे, स्टूडेंट के अधिकार हुआ करते थे। लेकिन जेएनयू ने इस पर रोक लगा दी, क्योंकि जेएनयू को लगा कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं जो नहीं बढ़नी चाहिए, जिससे देश के ऊपर असर पड़ता है, देश की राजनीति उसमें घुस जाती है आगे। देखा ना, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जेएनयू की समस्याओं में घुसे हैं, इसलिए हम लोग बहुत सालों से ये सब देख रहे हैं। कन्हैया कुमार से लेकर बहुत सारे, शैला ताहिर तक हम लोग ने, उमर खालिद से लेकर हर एक एग्जाम्पल देखे, बहुत सारे देखे। तो जेएनयू की कुछ ऐसी राजनीति थी जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या करा, यहाँ पे बैन लगा दिया। प्रोटेस्ट बहुत होते थे वहाँ पे, लोग खड़े होकर आवाज़ बहुत उठाते हैं कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, सही कर रही है, या हमें क्या अधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने बैन लगा दिया। इन्होंने बोला कि अब जो भी वहाँ पे आंदोलन करेगा उसके ऊपर 20,000 रुपये का फाइन पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी आंदोलन करेगा 20,000 का फाइन पड़ेगा। यही हुआ था इस समय 1904 में। 1904 में बोला गया जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज में किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई डिमांड नहीं कर सकता, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का कोई भी आंदोलन नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1904 में हुआ था। मैंने करंट से रिलेट इसलिए कराया जिससे आज की कंडीशन देख के आप तब समझ जाओ क्या हुआ होगा। ठीक है, तो उसी समय में ये अधिनियम आया और इसने ये चीज यहाँ पर रेगुलेट करना शुरू कर दी। ठीक है, बाकी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। वैसे एक बार ये क्वेश्चन आया था, वाणिज्य और उद्योग विभाग जो था किसके समय में बना था? ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय में बना था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में, ठीक, चलो 1905 का बंगाल विभाजन, इसकी बात कर रहे हैं। देखो, इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। पृष्ठभूमि वगैरह की अगर बात करो तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनमें समस्याओं में से थोड़ी बहुत समस्याएं आपको बता देता हूं। बंगाल का विभाजन करने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण था हाँ, 2 कारण हैं। उसमें से पहला कारण जो था वो था लैंग्वेज बेसिस पे इन्होंने बंटवारा करा, भाषा के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। ठीक, दूसरा बंटवारा जो इनका था वो था रिलीजन के आधार पर। ठीक है, मतलब धर्म के आधार पर इन्होंने बंटवारा कर दिया। ठीक है, ऐसा मानना था कांग्रेस का। किसका मानना था ये? कांग्रेस का। कांग्रेस ने बोला कि इन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, बंगाल मतलब इस तरीके का था और बंगाल को ऐसे बीच में से काट दिया गया। ठीक है, एक तरफ ईस्टर्न बंगाल और एक तरफ वेस्टर्न बंगाल, ऐसे करके कर दिया गया। ठीक है, मतलब ये वाला वेस्टर्न बंगाल हो गया और ये वाला ईस्टर्न बंगाल। इस तरीके से बंगाल को 2 भाग में बांट दिया गया, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल। ठीक है, अब जब ऐसे बांटा गया तो इस बंटवारे को लेकर बहुत बवाल होना शुरू हुआ कि भाई क्यों बांटा, जबरदस्ती क्यों बांट दिया गया।
तो कांग्रेस ने बोला कि भाई इन्होंने भाषा के आधार पर बांटा क्योंकि दिख रहा है, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या बांटा था, और उसके बाद में धर्म के आधार पर बांटा है तो कैसे बांटा है, ऐसा कांग्रेस का मत था। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स कुछ और बोलते थे। ब्रिटिशर्स का बोलना था कि इतना बड़ा बंगाल है, वहां के प्रशासन को चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए हमें वहां इतने बड़े प्रशासन को चलाने के। तो इतना बड़ा बंगाल हम कैसे चलाएंगे, तो उन्होंने बोला हमने बंटवारा सिर्फ वहां के अच्छे प्रशासन को बनाए रखने के लिए किया, मतलब छोटा छोटे 2 राज्य होंगे तो 2 राज्यों पे 2 अधिकारी बैठ जाएंगे और अच्छे से उसका संचालन कर सकते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत थी। ब्रिटिशर्स इसका बंटवारा इसीलिए करना चाहते थे, एक तो भाषा के आधार पर भारतीयों को अलग अलग बांट दे, और दूसरा धर्म के आधार पर भारतीयों को 2 पार्ट में बांट दे, क्योंकि ये लोग कौन सी पॉलिसी अपनाते थे, बांटो और राज करो, यही वाली थी। ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाला प्रिंसिपल इसी को करते थे। ठीक है, विभाजन के बाद इन्होंने बोला 2 प्रांत होंगे। ठीक है, एक होगा बंगाल जिसको आधुनिक पश्चिम बंगाल बोलते हैं। ठीक है, आज के समय का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये सब बंगाल था। ठीक है, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जो है आज का, ये सब क्या था, बंगाल था पहले। अब सोचो, आज सिर्फ वेस्ट बंगाल को ममता बनर्जी संभाल रही है, उस समय में पूरे बंगाल को कर्जन संभाला करता था। ठीक है, तो इस वजह से इसने क्या एक लॉजिक दिया कि भाई मैं इतने बड़े बंगाल को नहीं संभाल सकता, लेकिन कांग्रेस ने इस लॉजिक को ठुकरा दिया। उसका भी सही था, पूर्वी बंगाल और असम ये दूसरा पार्ट था, और पूर्वी बंगाल और असम का मतलब क्या हो गया, ये पूर्वी बंगाल आज के समय का बांग्लादेश है। ठीक है, और असम तो है ही हमारा। इन्होंने यहाँ की राजधानी बना दी ढाका। क्या बना दी, ढाका, और यहाँ की जो राजधानी थी वो बेसिकली क्या बन गई, कलकत्ता। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, ये वाला जो रीजन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, यहाँ पर जो भाषाई लोग बोलने वाले हैं पश्चिम बंगाल के जो है ज्यादातर लोग, वो या तो उर्दू यूज करते थे, ठीक है, या तो फिर अपनी लैंग्वेज हिंदी यूज करते थे, या फिर थोड़ी बहुत बंगाली यूज कर लेते थे। ये लोग उड़िया यूज करते थे, उड़ीसा के लोग। ठीक है, बिहार के लोग बेसिकली हिंदी या भोजपुरी यूज करते थे, है ना, ये यूज करते थे। यहाँ बांग्लादेश के प्रॉपर जो लोग थे वो सब के सब बंगाली थे, सब बंगाली भाषा यूज करने वाले लोग थे। असम के लोग ज्यादातर यहाँ असमीज यूज करते थे असम भाषा को। अब ये भाषा का बंटवारा लग रहा है, नहीं लग रहा है कि 2 भाषाओं को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया। एक तो भाषा का बंटवारा, दूसरी चीज देखो, ये वाला जो बंगाल है, ये वाला जो बंगाल है जिसको हम लोग आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या बिहार कहते हैं, ये वाला बंगाल जो था, ये बंगाल में थी हिंदू मेजोरिटी, मतलब यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा रहती थी। ठीक है, ये वाला जो पूर्वी बंगाल असम था, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रहती थी। तो ये बंटवारा क्या धर्म के आधार पर नहीं है, बिल्कुल है, मतलब धर्म के आधार पर भी बंटवारा देखने को मिल रहा और भाषा के आधार पर भी बंटवारा देखने को। तो कारण जो था इन्होंने दिया था वो लॉजिकल नहीं था, लेकिन हाँ कारण इन्होंने जो दिया था वो एकदम गलत था और उस सब के बारे में मेंशन किया गया। लेकिन बंगाल का विभाजन हो गया, इसको लेकर कई सारे आंदोलन शुरू हुए, आंदोलन खड़े हो गए, कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। ठीक है, इसी समय में देखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला जिसको आज के समय में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने वहां का अपना राष्ट्रीय उसको अपना बनाया हुआ राष्ट्रगान है वहां का बेसिकली। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो बंटवारा किया गया कर्जन के द्वारा, इस बंटवारे के द्वारा बंगाल के अंदर लोगों ने पहले यूनिटी दिखाना शुरू करी, मतलब मुस्लिम हिंदू सब एक साथ आए। उन्होंने क्या करा, फेस्टिवल्स मनाना शुरू कर दिए। फेस्टिवल्स का मतलब कि ये हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग और एक हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की कलाई पे राखियां बांधा करते थे, राखी बांधते थे, गंगा स्नान सब साथ में करने जा रहे हैं। ठीक है, पैदल रास्ते में चला करते थे कि सब साथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो ये अंग्रेजों को मुंह पे तमाचा मार रहे थे लगातार कि देखो हम तो ऐसे आंदोलन करने के लिए तैयार है, तो हमारे बंगाल को बांट कैसे सकते हो। तो ये आंदोलन चलता रहा, लगातार चलता रहा, लेकिन इस आंदोलन की वजह से एक बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर जिसको बहिष्कार या स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है बेसिकली ये जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है, स्वदेशी आंदोलन में कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो वर्ग था, कौन कौन से वर्ग ने इसमें समर्थन दिया, मतलब क्या अमीर तबका इसमें समर्थन दे रहा था, पूंजीवादी लोग क्या समर्थन दे रहे थे। पूंजीपति नहीं देंगे समर्थन, क्योंकि पूंजीपतियों का कुछ बुरा नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, गरीब
किसान, मजदूर, ऐसे ही लोग तो आएंगे यहाँ पर। तो मीडियम वर्ग या फिर गरीब किसान लोग इस आंदोलन का भाग बने, उन्होंने आके इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो वो पार्टिसिपेशन के फॉर्म में पूछ सकता है किस तरीके से। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे जितनी भी दरार पैदा हुई, इसने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार तो पैदा कर ही दी, बंटवारा जब हुआ। और जब ये दरार पैदा हुई, उसी ने जन्म दिया था किसको? मुस्लिम लीग को। तो आगे चल के मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी, इस मुस्लिम लीग की वजह से ही एकमात्र कारण है जिस समय भारत का विभाजन हो गया 1947 में। वरना पाकिस्तान भी हमारा एक अभिन्न अंग हुआ करता था। सिर्फ मुस्लिम लीग की वजह से क्या हुआ? एक बंटवारा। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां, ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत से पाकिस्तान को अलग करने की डिमांड करी और बंटवारा करवा दिया। ठीक है, तो ये रीजन है जिसके पीछे हम लोग इसको मानते हैं। विभाजन को रद्द 1911 में कर दिया गया, है ना। आप लोग समझते हैं कि वही मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब यहाँ पर दिल्ली दरबार हुआ था उस समय इसको रद्द कर दिया गया और राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी गई? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित। पहले बता चुके। तो विभाजन पहले कैसा था? ऐसे था। और इन्होंने विभाजन को रद्द नहीं किया, विभाजन को इन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन्होंने क्या करा? नए प्रांतों का निर्माण धार्मिक आधार पर नहीं किया, बल्कि भाषाई आधार पर कर दिया। धार्मिक आधार ही तो खत्म किया, भाषा के आधार पे तो अब भी बंटवारा है। ठीक है, मतलब बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। मतलब बिहार एक अलग प्रांत बन गया, उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गया, किसको? बंगाल से अलग करके इसको अलग अलग प्रांत बना दिए। ठीक है, तो बिहार उड़ीसा 1936 में अलग अलग प्रांत भी हो गए। पहले बिहार उड़ीसा को एक साथ रखा गया था, बाद में 1936 में इन्हें अलग कर दिया गया। तो ये बंटवारा जो पहले वर्टिकल था उसको क्या कर दिया इन्होंने? क्षैतिज कर दिया या हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, चलो आगे। ठीक, अब इनके विभाजन का भुगतान किसको करना पड़ा? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो 5 से 10 तक रहे और इन्होंने इस समय में आके स्वदेशी आंदोलन को झेला। 5 से 8 तक क्या चला है? स्वदेशी आंदोलन। किसके? बंगाल विभाजन के विरोध में ही चला। ठीक है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स में अगर हम लोग बात करें तो वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इसके सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स में से थे जो जाने जाते। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना अभी पीछे बताई मैंने। ठीक है, सूरत वाला सत्र बता चुका हूँ। कांग्रेस का 1907 में विभाजन हुआ था, जो कांग्रेस वाला बता रहा था। ठीक है, समाचार पत्र अधिनियम आया था इस समय 1908 में। इसमें समाचार पत्र अधिनियम में अगेन फिर भारतीय भाषाओं के न्यूज़पेपर के ऊपर फिर से बैन लगाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो समाचार पत्र अधिनियम इसके लिए आया। माल्य मिंटो सुधार 1909 के अंदर। ठीक है, माल्य मिंटो सुधार बेसिकली किस लिए आए थे? भारतीयों के विभाजन को, जो हिंदू मुस्लिम था उसको और ग्रेव और बढ़ाने के लिए आए थे। ठीक है, इसने क्या करा? अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट या हम लोग कह सकते हैं पृथक निर्वाचन। ठीक है, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया किसको? मुस्लिम्स को। मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया। ठीक है, पृथक निर्वाचन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो इनको अलग से क्या मिलेगा? कोटा मिलेगा उस चीज को लेकर। ठीक है, कि रिजर्वेशन है आपका कि आप एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर लो। ठीक है, माना कोई भी एक्स व्यक्ति मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो गया, अब जितनी भी जनता उस मुस्लिम व्यक्ति को वोट करेगी, वो वोट करने वाली सिर्फ मुस्लिम जनता होगी। उसके अंदर कोई हिंदू उसको वोट नहीं कर सकता, कोई सिख नहीं कर सकता, कोई क्रिश्चियन या फिर कोई पारसी उसको वोट नहीं कर सकता। सिर्फ कौन करेगा? मुस्लिम ही वोट करेगा। ये अधिकार इन्होंने किसको दे दिया? मुस्लिमों को दे दिया 1909 के माल्य मिंटो रिफॉर्म के अंदर। अब इसने तो और बंटवारा क्रिएट कर दिया होगा हिंदू मुस्लिम में, है ना। मतलब एक तो जितनी भी दूसरी पॉपुलेशन होगी वो देख के एकदम भड़क गई होगी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी जनता को ऐसे अलग से स्पेशल राइट क्यों दे रहे हो। ठीक है, हालांकि मुस्लिम लीग ये डिमांड कर रही थी, मुस्लिम लीग को मिल गया, लेकिन इससे एक बंटवारा तो क्रिएट हो गया ना हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। आगे चल के जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को बोला कि भारत के इतिहास की सबसे बेकार घटना यही है कि 1909 में जब हिंदू मुस्लिम को बांटा गया इस आधार पर। ठीक है, अब वो तो राजनीतिक दौर पर उन्हें पता था कि हिंदू मुस्लिम 1857 के विद्रोह की तरह अगर एक हो गए तो फिर हमारा यहाँ पे समय खत्म है, लेकिन ये एकता तोड़ने की जरूरत है। तो वो वही काम कर रहे थे, वो एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर रहे थे और उन्होंने क्या करा? ऐसे ऐसे कानून लाना शुरू कर दिए। ठीक है, यहाँ पर पहली बार शब्द यूज हुआ इलेक्शन, जो पीछे मैं बता रहा था चुनाव। अब चुनाव पहली बार शब्द के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में यहाँ पर यूज किया गया। ठीक है, तो चुनाव शब्द यहाँ पर यूज हुआ पहली बार, इस चीज को ध्यान रखना। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इसके अंदर लिखा है आपका मन करे तो पढ़ लेना, ना मन करे तो मत पढ़ना, क्योंकि अभी के एग्जाम के लिए डिटेल एनालिसिस हिसाब से नहीं पूछ रहा है, जो फैक्ट पूछ रहा है वो मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग जब
11 फरवरी के बाद जितने भी क्लासेस करेंगे उसके अंदर ये सब डिटेल में बताऊंगा, मैं सारी चीज़ें डिटेल में पूरी एनालिसिस कराऊंगा कि एक एक पॉइंट का मतलब क्या है ना। तो अभी फिलहाल हमको, क्योंकि उस एग्जाम आईएएस के लिए नहीं जाना है, अभी पहले पीसीएस है हमारे सामने और आरओ है, उसको देखना है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए स्वदेशी आंदोलन में बस नेतृत्व पूछ लेता है, वो चीज मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने जो नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का, ये कहाँ से कर रहे थे? पूना और बॉम्बे से। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कहाँ से लीड कर रहे हैं? पूना और बॉम्बे से। लाला लाजपत राय भी हैं और अजीत सिंह भी हैं, ये कहाँ से लीड कर रहे हैं? पंजाब से लीड कर रहे हैं। सैयद हैदर रजा इसको कहाँ से लीड कर रहे हैं? दिल्ली से लीड कर रहे हैं। और मद्रास में इसको चिदम्बरम पिल्लई इसको लीड कर रहे हैं। मद्रास मतलब साउथ इंडिया, दक्षिण भारत तक यह आंदोलन पहुंच चुका था। ठीक है, तो बड़ा आंदोलन है, काफी बड़ा। बहिष्कार आंदोलन मतलब जितनी भी ब्रिटिशर्स गुड्स होंगे उसको यूज ही नहीं करेंगे। अब स्वदेशी आंदोलन भारतीय की बनाई गई जितनी भी वस्तुएं हैं सिर्फ उसी को यूज करेंगे। एजुकेशन भी इन्होंने ब्रिटिशर से लेना बंद कर दी, शिक्षा भी नहीं लेंगे उनके स्कूलों कॉलेजेस में जाकर। अपने स्कूल कॉलेज खोल लिए भारतीयों ने इसी समय में, अपने मेडिकल कॉलेजेस खोल लिए, अपने मेडिकल शॉप्स खोल लिए, अपने डॉक्टर्स बैठा लिए, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में खुद का सारा संचालन करना शुरू कर दिया। तो ये समय वो था जब इस समय में भारतीयों ने पूरी तरीके से स्वदेशी को अपनाया था। ठीक है, पूरी ब्रिटिशर्स गुड्स को यहाँ पर खत्म कर दिया। जैसे आज के समय में होता है बहिष्कार आंदोलन या बायकॉट चाइना चलता है, चाइनीज गुड्स को कभी कभी हम लोग बैन कर देते हैं। बहुत गुस्सा आ जाती है जब चाइना पे हम लोग को, तो क्या कर देते हैं? चाइना के किसी भी शब्द जो सामान है उसको यूज नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं ना। लेकिन फ़ोन तो चाइना के लिए घूम रहा है। ठीक है, होता है तो फ़ोन कभी पटक के ज़मीन में नहीं मारते हम लोग, ये भी चाइना का है, ऐसा तो नहीं करते ना। तो पहले फिलहाल ये होता था, अगर वहाँ पे उन्हें ब्रिटिशर्स की गुड दिख गई कोई भी तो वो उसको फूंक दिया करते थे, जला तक दिया करते थे। तो ऐसी चीज़ें होती थी। आंदोलन था उस समय, बड़ा आंदोलन हुआ करता था। ठीक, कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं हैं बहुत सारी इस चीज़ को लेकर। जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं वो इसके सामने ओपन कर करके आते हैं। जैसे कांग्रेस की प्रतिक्रिया के अंदर, जैसे मैंने नरमपंथी और गरमपंथी दो दल बताए थे आपको। नरमपंथी वाले इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलाना चाहते थे? बंगाल में। उनका कहना था बंगाल का इशू है तो सिर्फ बंगाल में चलाओ। लेकिन गरमपंथी दल के नेता, जिसमें कौन कौन आते हैं? लाल, बाल, पाल, बहुत पॉपुलर नाम है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इनकी जोड़ी तिगड़ी को क्या कहा जाता है? लाल, बाल, पाल। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। ठीक, ऐसे करो, ये लिखा हुआ है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ये तिगड़ी है जो पूरा पूरा गरम दल की थी, कांग्रेस का गरम दल। जो बंटवारा हुआ था उसमें एक गरम दल की तिगड़ी है। ठीक है, इसमें एक नाम और है, तो चाहो तो नोट कर लो, अरविंदो घोष। ठीक है, क्या नाम है? अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष और थे इसके अंदर, एक और ऐड थे इसके अंदर। तो ये पूरे के पूरे आंदोलन को चलाने वाले लोग थे जिन्होंने पूरा का पूरा रेडिकल नेशनलिज्म को हम लोग कहते हैं, या कट्टरपंथी राष्ट्रवादी थे। मतलब ये हिंसा भी कर सकते थे, अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो हिंसा भी करेंगे, मन करेगा तो तुमको कूटेंगे, मारेंगे भी, लेकिन हम आज़ादी लेके रहेंगे, वो वाला सीन था इनका। ठीक है, लेकिन नरम दल के नेता सिर्फ और सिर्फ पेटिशन, एप्लीकेशन, प्रेयर्स, हाथ जोड़ना, इस तरीके की चीज़ें किया करते थे कि भाई जो प्यार से हो सकता है वो शायद नफरत से ना हो पाए। लेकिन इनको पता था कि जब तक दो तमाचे नहीं दोगे खींच के तब तक ये मानने नहीं वाले, है ना। तो वो तमाचे देने के लिए तैयार भी थे। तो दोनों दल के थे, अपनी अपनी दोनों की थिंकिंग थी, लेकिन दोनों की सही थिंकिंग मानते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों ने भारत की आज़ादी के लिए योगदान तो अच्छा दिया, है ना। इसी तो बेसिकली इस समय में थे दादा भाई नौरोजी का नाम, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है इस समय के, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बहुत देखो आंदोलन को बहुत डिटेल में दिया गया है। मैं इस आंदोलन को पूरा डिटेल में बताता जरूर आपको अगर यूपीएससी का क्लास ले रहा होता। ठीक है, ये भी पढ़ लिया आपने। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना देखिए बेसिकली लखनऊ के अंदर से ये सब बवाल शुरू हुआ था। लखनऊ में ही आंदोलन इसको लेकर शुरू हुआ था। लखनऊ में ही पहली बार बैठक हुई थी, राष्ट्रीय मुस्लिम राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। इसी के बाद लगातार डिमांड होती चली गई, तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड हुआ? शिमला कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ, जिसको कई सारे यहाँ पर जो मुस्लिम दल के नेता थे उन्होंने इसको आकर पार्टिसिपेट किया। शिमला कॉन्फ्रेंस करवाने वाला व्यक्ति ये मिंटो ही था। ठीक है, इसने ही बोला था कि भाई आओ शिमला कॉन्फ्रेंस करो, हम तुमको तुम्हारे अधिकार देना चाहते हैं। ठीक है,
एक वर्ग है उसको भटका लो पूरी तरीके से, मुस्लिम को कमजोर दिखाते रहो, भटक जाएंगे थोड़े दिनों में, और जब कमजोर दिखाओगे फिर हम लोग मुस्लिमों को यूज करेंगे हिंदुओं के अगेंस्ट में, ऐसे भारत को हमेशा बांटे रखेंगे। तो इनका ये पूरा का पूरा ट्रिक था, इसलिए उन्होंने मुस्लिम्स को बुलाया और बुला के यहाँ पर बंटवारा करना स्टार्ट किया। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, शिमला के बाद में यहाँ पर डिसाइड हो गया कि हाँ अब यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की जाएगी। मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आगा खान। कौन है? आगा खान। आगा खान क्योंकि इसके वन ऑफ द मेंबर थे, इसको स्टार्ट नवाब थे वहाँ के, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया था बांग्लादेश के जो आज के समय में। दूसरा नाम है सलीमुल्लाह, ठीक है, सलीमुल्लाह खान के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनका भी नाम इसके अंदर आता है, ठीक है। वकारुल मुल्क भी एक व्यक्ति हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले ये कुछ लोग थे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर स्थापना की और फिर अपने आंदोलन पूरे के पूरे आज़ादी तक ये चलाते रहे, मुस्लिम की डिमांड्स ही करते रहे कि मुस्लिम को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लगातार डिमांड इन्हीं यही करते रहे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मोहम्मद अली जिन्ना को जब हम पढ़ते हैं 1930s तक, ठीक है, कब तक? 1930 तक। तो 1930 तक जिन्ना को भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी, क्योंकि सरोजनी नायडू ने कुछ इस चीज़ को बोला है कि भारत में अगर सबसे बड़ा राष्ट्रवादी नेता कोई है तो वो कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। उस समय सोच लो जवाहरलाल नेहरू पीक पे हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बहुत पॉपुलर है, उस समय महात्मा गांधी बहुत पॉपुलर है। ऐसे लीडर्स के बीच में भी वो एक व्यक्ति का नाम ले रही है जिसका क्या नाम है? मोहम्मद अली जिन्ना। और बोले मोहम्मद अली जिन्ना भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति है, ठीक। 1930 तक जिन्ना के कार्य को हम लोग कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं इतिहास के अंदर, लेकिन 1930 के बाद में चप्पल भिगो भिगो के मारने का मन करता है इसको, क्योंकि इसके कार्य ऐसे, ठीक है। 1930 के बाद में इसने फिर दंगे कराना शुरू करे, मुस्लिम की डिमांड को लेकर लगातार कुछ चीज़ें ऐसी करना शुरू करी कि जिससे मुस्लिम वर्ग पूरा का पूरा भड़क गया और उन्होंने आगे चल के 1947 तक, जब तक आज़ादी नहीं ले ली तब तक इसी बात पर अड़े रहे। तो जिन्ना राष्ट्रवादी है कब तक? 1930 तक। वहाँ तक आप जिन्ना की कोई बुराई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 1930 के बाद से जो बदला पूरा का पूरा जिन्ना का स्वरूप, तो वो पता नहीं उसकी मेंटल स्टेज उस समय क्या थी, कैसे बदल गई, लेकिन वो भारत का ही सबसे बड़ा विरोधी बन गया, ठीक है। तो ये है कौन? बूढ़ा नहीं हुआ था, इतना बूढ़ा नहीं हुआ था, बूढ़ा तो 1950 में भी नहीं हुआ था जब मारा, ठीक है। चलो, मोहल्ले मिंटो सुधार, ये सब मैंने बता दिया आपको कि इसके अंदर मुस्लिमों के लिए अलग से यहाँ पर क्या आया था कि बेसिकली उनको अलग से वोटिंग के राइट्स दे दिए जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आई थी, मोहल्ले मिंटो सुधार के अंदर यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए लॉर्ड हार्डिंग आते हैं। लॉर्ड हार्डिंग का समय काल है 1910 से लेकर 1916, ठीक है। 1910 से 1916 लॉर्ड हार्डिंग देख लो, आज के बस लॉर्ड हार्डिंग तक रखेंगे, उसके बाद में कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग 10 से लेकर 16 तक का पूरा कार्यकाल है। बंगाल विभाजन के विवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया 1911 के अंदर, इन्हीं के समय में हुआ समाप्त, ठीक है। तो इनका कार्यकाल, राजधानी का स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली कब हुआ? इन्हीं के समय में हुआ। तो हम जानते हैं कि इन्हीं के समय में हुआ था। रद्द कर दिया गया, रद्द ही करना बोलेंगे, हाँ, वो अब क्षैतिज बंटवारा कह सकते हो आप उसे, लेकिन एक्चुअल में उसको रद्द करना ही बोला जाता है। अंग्रेजों ने तो वही व्याख्या करी है ना उसकी, तो हमको तो वही मानना पड़ेगा, चलो बंगाल विभाजन को घोषणा हो गई, रद्द कर दिया जाएगा, और उस आधार पर बंगाल का विभाजन भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, इंटरनल अगर हम लोग उसको रिसर्च करें, देखें, तो वो बंटवारा ही है, ठीक है, लेकिन रद्द करना ही बोलोगे आप उसको, ठीक है। दिल्ली दरबार और किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी, ये किंग है, ये इनकी क्वीन है, ये दोनों आए थे इस समय दिल्ली दरबार के समय 1911 में, और इनका राज्याभिषेक हुआ था कि अब भारत के अगले राजा कौन है? वो है किंग जॉर्ज V, ठीक है। इनका राज्याभिषेक यही भारत में हुआ था। मदन मोहन मालवीय द्वारा इसी समय हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी 1915 के अंदर, ठीक है। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इस समय में और हुई है, 1915 जब महात्मा गांधी भारत आए, महात्मा गांधी की वापसी हम लोग इस समय में और देखते हैं। महात्मा गांधी जैसे ही भारत आए, उसी समय लॉर्ड हार्डिंग ने ही उनको एक उपाधि दी थी जिसको हम लोग जानते हैं कैसरे हिंद के नाम से। तो इनको इसी समय में ये उपाधि से यहाँ पर नवाजा गया था। तो कैसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी को। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, जब ये वापस आए, ठीक है। और क्यों दी गई थी? क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने जो अंग्रेज सैनिक पूरी तरीके से घायल हुए थे, उन घायलों की यहाँ पर मेडिकल मदद करी थी, मतलब एम्बुलेंस सेवा चलवाई थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा चलवाने की वजह से इनको कैसरे हिंद की उपाधि से किसने नवाजा? लॉर्ड हार्डिंग ने नवाजा,
ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। क्या क्या पढ़ा हम लोग ने आज, कौन कौन से वायसराय पढ़े डफरिन के बाद में, बताओ। कौन कौन से नाम ले रही हो संतोष, ये नाम है भी है? यहाँ से पढ़ना शुरू किया ना हम लोग ने, लॉर्ड एल्गिन से। एल्गिन का नाम पढ़ा 94 से लेकर 99 तक, हमने सबसे पहले इसी को पढ़ा। ठीक है, एल्गिन के बाद हम लोग ने देखा था लॉर्ड कर्जन को, 99 से लेकर 5 तक का कार्यकाल इनका था। 5 से लेकर 10 तक लॉर्ड मिंटो को पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, मतलब वही 11-12 तक। और उसके बाद में फिर हम लोग किसको देख रहे हैं लास्ट में, अभी हार्डिंग, जिसने उपाधि दी कैसरियन की। तो ये 4 हम लोग ने वायसराय आज पूरे पूरे खत्म कर लिए। 16 के आगे अब कल हम लोग पढ़ेंगे चेम्सफोर्ड के बारे में। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में कल यहाँ पर डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।